स्टडी हैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीडी का एडमिट कार्ड आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम डेट और सिटी देख सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत ही पास है, अभी रिवीजन करने की आवश्यकता है, अभी टाइम रिवीजन करने का है। आज हम लेकर के आए हैं जीडी में पूछे गए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। संसद के पास नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करने वाली 3 सूचियां हैं? 7वीं सूची अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आ चुका है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिए निर्धारित सीमा क्या है? 500 सदस्य, 500 सदस्य सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन है देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा हो जाएगा, ये तो पहला कथन हुआ। दूसरा कथन है, राज्य परिषद किसी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों सही हैं, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1976 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा फरख उद दीन अली अहमद, सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारीय आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां सवाल आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। 10वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी उप प्रधानमंत्री नहीं थे? सही जवाब हो जाएगा JL नड्डा। JL नड्डा कभी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत में एक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, यानी गठन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस में एक दल बदल के आधार पर विधायिका की अयोग्यता शामिल है? सही जवाब है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायिका की अयोग्यता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल है, भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हम भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सही जवाब हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कथनों पर विचार करें। दोनों कथन देख लेते हैं। पहला कथन है,
भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता यदि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। अगला कथन है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत समर्थन होना चाहिए। ये कथन भी गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपात की उद्घोषणा चल रही हो, लोकसभा की अवधि को अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कितनी अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 1 साल, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन से कथन हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय का प्रत्येक जज वहीं प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु करने तक पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। डी बिल्कुल सही सुमेलित है। टाइफून फिलीपींस, टोर्नाडो साउथ ईस्ट एशिया, हरिकेन कैरेबियन आइलैंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इरावदी नदी के तट पर है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा यंगून, जिसे रंगून भी कहते हैं। रंगून पुराना नाम था, नया नाम यंगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, स्थान को उद्योग से सुमेलित करना है। कौन सा स्थान है, कहाँ उसको सुमेलित करना है? आइए देखते हैं। हाँ, स्थान को सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। मुरादाबाद हो जाएगा कॉपर एंड ब्रश इंडस्ट्री। बी का हो जाएगा 3, यानी मथुरा का ऑयल रिफाइनरी। सलेम सी, इसका हो जाएगा कॉटन एंड टेक्सटाइल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एंड कोयम्बटूर डी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। भरूच नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। सूरत तापी नदी ये भी सही है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी ये भी सही है। सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम गोदावरी नदी के तट पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। जीवी पंत सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद। जीवी पंत सागर जलाशय रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चमोली के पास स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल हो जाएगा सही जवाब। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां सवाल आ चुका है हमारा। 27वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे समुद्र या खाड़ी हो जाएगा। समुद्र या खाड़ी स्वेज नहर से जुड़े हैं, यानी स्वेज नहर किन दो समुद्र या खाड़ियों को अलग जोड़ता है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर एंड लाल सागर, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है? सही जवाब हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आज का 29वां सवाल है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया गया है रेलवे जोन और उसका मुख्यालय शहर, तो कौन सा जोन किस मतलब कौन सा हेडक्वार्टर किस शहर से सुमेलित नहीं है? देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली सही है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर सही है, वेस्टर्न पश्चिमी रेलवे मुंबई सही है, सेंट्रल रेलवे का जबलपुर नहीं होगा, यही हो जाएगा सही जवाब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कंबोडिया की राजधानी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नोम पेन्हो, नोम पेन्हो कंबोडिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किसने जारी किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे? सही जवाब है सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पर विचार करें। देख लेते हैं क्या विचार करना है। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त का सही कालानुक्रमिक क्रम है? यानी कौन घटना पहले घटी उसको कालानुक्रमिक सही मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 34, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हुआ चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ रॉलेट सत्याग्रह और बाद में बारडोली सत्याग्रह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल उस समय था। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय निम्नलिखित में से भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन उस समय का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ? सही जवाब है बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? सही जवाब है नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां सवाल है हमारा आज का। सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल निवासी शासक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल निवासी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने निम्नलिखित में से किसके साथ वाणिज्य किया? सही जवाब है डांडी मार्च। डांडी मार्च हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 43,
दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? सही जवाब है लंदन। लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44। आज का हमारा 44वां सवाल आ चुका है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन का पक्ष नहीं था? बक्सर की लड़ाई में लड़ने वाले गठबंधन के पक्ष में तीन व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन उसमें नहीं थे? सही जवाब है मीर जाफर। मीर जाफर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन घटना पहले घटी उसको वैसे ही व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 45। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आइए देखते हैं। बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा हादसा, पहला गोलमेज सम्मेलन। बिल्कुल सही सुमेलित है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही घटित हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। आइए देखते हैं क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है और कहाँ पे स्थान दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा सेशन हुआ था, इसका आइए मिलान करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ और तीसरा सेशन मद्रास में हुआ, मद्रास, एंड चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ, आज का प्रयागराज। मद्रास आज का चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 47। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और निम्नलिखित में से किसके बीच संपन्न हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। हरिद्वार निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिद्वार हेवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा मिजोरम से होकर भी गुजरती है। हमारा आजकल अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चाय की खेती की जाती है? सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय की खेती की जाती है। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर एग्जाम में दोबारा पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और जीडी में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टडी हैंड की तरफ से आपको और आपके संपूर्ण परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।